हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कल मैंने आप लोगों को किस टाइप से जीन क्लोनिंग करते हैं, मतलब किस टाइप से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, उसकी पूरी टेक्निक मैंने आपको समझा दी थी। उसमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है, मतलब उसके जो जो उपकरण है, उपकरण मतलब बोलना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि कोई ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिलाकर नया डीएनए बना रहे हैं, तो वो हम लोग उसको बोल सकते हैं आवश्यकता है। उसकी जो जो मटेरियल उसमें आवश्यक होते हैं, तो उनको मैंने आपको बताया था। फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती, पेक्टिनेज, सेल्यूलेज, यदि अगर हम प्लांट सेल में से डीएनए को निकालते हैं, क्योंकि प्लांट की सेल के चारों ओर सेल वाल पाई जाती है और वो सेल वाल सेलुलोज और कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो ये हम लोगों ने कल समझे थे। अब हम इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बायोटेक्नोलॉजी का जो टूल है, जो सबसे हमारी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है वेक्टर, वेक्टर डीएनए या वाहक डीएनए। और वेक्टर या वाहक डीएनए जो रहता है, उसका अलग से प्रश्न 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछते हैं। वो ऐसा प्रश्न आएगा, आपसे पूछेंगे वो वाहक डीएनए क्या है, व्हाट इज वेक्टर डीएनए। एक आदर्श वेक्टर की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर, मतलब जो वेक्टर डीएनए होता है, उस वेक्टर डीएनए की क्या उसकी डेफिनेशन है और क्या क्या उसमें विशेषता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए, ये अलग से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले तो मैं आपको वापस वेक्टर के बारे में बता दूं कि वेक्टर क्या है, फिर हम लोग उसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो जो वेक्टर डीएनए होता है, उसकी सबसे सरल डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं। वेक्टर डीएनए वह डीएनए होता है जिसमें हम लोग फॉरेन डीएनए को समाकलित करते हैं। मतलब वेक्टर डीएनए में हम लोग वेक्टर डीएनए में ही फॉरेन डीएनए को जोड़ते हैं। मतलब वेक्टर डीएनए इज ए डीएनए मॉलिक्यूल in which foreign DNA molecule is integrated for the purpose of gene cloning। मतलब जीन क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए निर्माण के लिए उसकी हम लोग उसमें क्लोनिंग करते हैं, उसका हम उसमें इंटीग्रेशन करते हैं, इसको वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर डीएनए के रूप में बहुत सारे वेक्टर डीएनए को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए वेक्टर डीएनए, पर सबसे बेस्ट वेक्टर होता है आपका प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर को ऐसा माना गया है, इट इज ए आइडियल वेक्टर। तो मैंने आपको कल भी बताया था प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जो है वो कुछ बैक्टीरिया की सेल में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है,
और इस प्लाज्मिड डीएनए को आइडियल वेक्टर क्यों कहते हैं उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे लक्षण होते हैं जो कि एक वेक्टर डीएनए में होना चाहिए। तो प्लाज्मिड जो नेचुरली बैक्टीरिया की सेल के अंदर पाए जाते हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इकोलाई में होते हैं, आपके एग्रोबैक्टीरियम में होते हैं, है ना। तो ये जो प्लाज्मिड है इसको लेडरबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल में खोजा था। उन्होंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया की सेल में उनके मेन डीएनए के अलावा एक छोटा और स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इस स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को ही नेम्ड एज ए प्लाज्मिड डीएनए, उन्होंने उसे प्लाज्मिड डीएनए नाम दिया। लेडरबर्ग को उनकी इस डिस्कवरी के लिए बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो लेडरबर्ग का को श्रेय जाता है प्लाज्मिड की खोज का। और उन्होंने फिर बताया कि जो ये प्लाज्मिड होता है, फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सारे बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया नेचर में पाए जाते हैं उन सारे बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। इट इज फाउंड इन सम एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया, कुछ विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल को चूंकि ये एक्स्ट्रा है और यदि हम उसे उस बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट कर लेते हैं, यदि हम उसे उस बैक्टीरियल सेल से निकाल लेते हैं तो उस बैक्टीरिया की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट वेक्टर के रूप में फॉरेन डीएनए को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जितने भी प्लाज्मिड अभी तक खोजे गए उन प्लाज्मिड में आपका आरआई प्लाज्मिड, रूट हेयर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में आरआई प्लाज्मिड बोलते हैं। उसके बाद आपका टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एक होता है आपका कोल प्लाज्मिड, जो कोलिसिन एक केमिकल होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक आपका होता है एप प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी फैक्टर। तो ये 4 प्रकार के प्लाज्मिड अभी तक खोजे जा चुके हैं। कौन कौन से प्लाज्मिड? आपका एप प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड, ठीक है। और इन प्लाज्मिड की मदद से ही कुछ नए प्लाज्मिड वेक्टर भी वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए। उन प्रिपेयर्ड बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रिपेयर्ड प्लाज्मिड वेक्टर हैं उनमें सबसे पॉपुलर प्लाज्मिड वेक्टर है आपका पीबीआर 322, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, इसका ऑब्जेक्टिव आता है पीबीआर 322 क्या है, व्हाट इज पीबीआर 322। तो पीबीआर 322 एक प्लाज्मिड वेक्टर है, ये आप याद रखना। पीबीआर 322 क्या है? एक प्लाज्मिड वेक्टर है। और उसी पीबीआर 322 की मदद से एक और प्लाज्मिड तैयार किया गया जिसको हम लोग पीयूसी प्लाज्मिड कहते हैं, पीयूसी। अब जब पीबीआर, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, जैसे ये है आपका, मैंने लिख के बताया ये पीबीआर, ये कल का डायग्राम बना है, अभी इसको इसी से आपको मैं और समझाऊंगा इसलिए इसको मैंने रफ नहीं करा था। पीबीआर, तो जहां पी का मतलब होता प्लाज्मिड, बी का मतलब होता बोलीवर और आर का मतलब होता रोड्रिग्स। मतलब ये पीबीआर 322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है ये। और इस प्लाज्मिड को ये 2 साइंटिस्ट थे, एक बोलीवर और एक रोड्रिग्स, उन्होंने तैयार किया था। और ये सबसे पॉपुलर
और सबसे लोकप्रिय प्लाज्मिड है जिसका उपयोग साइंटिस्ट लोग बायोटेक्नोलॉजी में जीन क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में करते हैं। फिर उसके बाद आपका होता है पीयूसी प्लाज्मिड। पीयूसी ये प्लाज्मिड का इसका फुल फॉर्म होता है प्लाज्मिड प्रिपेयर्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसको तैयार किया गया था। तो ये दो काफी लोकप्रिय प्लाज्मिड है ये, और अपनी बुक में अपने सिलेबस में इन दोनों के ही बारे में दिया गया है। तो ये आपका मैंने आपको पूरा डिटेल वेक्टर, और वेक्टर में हम लोग किसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर का, उसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा और भी प्लाज्मिड और भी वेक्टर डीएनए होते हैं, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज और आपका फास्मिड, ये भी प्लाज्मिड, ये भी वेक्टर के रूप में हम यूज करते हैं। तो वेक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए आपका, प्लाज्मिड वेक्टर, कोस्मिड वेक्टर, फास्मिड वेक्टर और फेज वेक्टर, लैम्डा फेज वेक्टर। तो ये चार आपके वेक्टर के एग्जाम्पल हो गए, वेक्टर डीएनए के। तो अब वापस अपन उसी प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न ये था कि वेक्टर क्या है, वाहक डीएनए क्या है, व्हाट इज वेक्टर डीएनए, एक आदर्श वाहक की विशेषताएं लिखी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर, उस प्रश्न पे अपन चलते हैं। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, वेक्टर या वाहक डीएनए वह डीएनए होता है जिसमें हम फॉरेन डीएनए को समाकलित करते हैं। वेक्टर डीएनए इज ए डीएनए मॉलिक्यूल इन विच फॉरेन डीएनए इज इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, प्लाज्मिड वेक्टर, फास्मिड वेक्टर, कोस्मिड वेक्टर और लैम्डा फेज वेक्टर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब अपना प्रश्न का आगे का रूप, क्या विशेषताएं होना चाहिए, मतलब एक आइडियल वेक्टर में क्या विशेषताएं होना चाहिए, एक आदर्श वेक्टर में क्या 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 गुण होना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इसका आइसोलेशन और इसका प्यूरिफिकेशन आसान होना चाहिए, मतलब इसका शोधन और शुद्धिकरण सरल होना चाहिए। मतलब जैसे ये इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड वेक्टर है, तो इसको हम यहाँ से इस सेल से आसानी से निकाल सके और इसको आसानी से हम प्यूरिफाइड कर सके, मतलब इसे शोधित कर सके, प्यूरिफाइड कर सके। ये इसका सबसे पहला गुण होना चाहिए। दूसरा गुण ये होना चाहिए, इसका आकार और माप छोटा होना चाहिए। इट्स शेप एंड साइज शुड बी स्मॉल। क्यों होना चाहिए इसका आकार और माप, क्यों, क्योंकि ज्यादा बड़ा अगर होगा तो उसमें हमको फॉरेन डीएनए को भी इंटीग्रेट करना है, इसलिए उसका आकार और माप छोटा होना चाहिए। और प्लाज्मिड को हम लोगों ने क्यों एक आइडियल वेक्टर का नाम दिया था, क्योंकि प्लाज्मिड वेक्टर 120 बेस पेयर लंबा होता है, 120 बेस पेयर लंबा होता है, इसलिए इसको हम लोग आइडियल वेक्टर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद दो गुण हो गए अपने। तीसरा ये होना चाहिए कि इसमें फॉरेन डीएनए को समाकलित करने की क्षमता होना चाहिए, मतलब इट शुड इंटीग्रेट द फॉरेन डीएनए विद इन इट, मतलब वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंटीग्रेट कर सके। फिर उसके बाद इसका एक अगला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इसमें एक से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के क्लीवेज साइट होना चाहिए, मतलब हम इसे एक से अधिक, एक से ज्यादा पॉइंट पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काट सके। और जब उसे काटेंगे, जैसे ये अपन ने कल बताया था कि ये प्लाज्मिड वेक्टर है, इसको अपन ने ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काट लगाया था, तो इसमें केवल एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की क्लीवेज साइट नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की क्लीवेज साइट होना चाहिए, सो दैट अपन इसे जहां चाहे, जहां से काटना हो वहां से हम इसे काट सकें, जहां से हम इसका क्लीवेज करना चाहते हैं वहां से इसका क्लीवेज कर सके। तो इट शुड हैव मोर देन वन क्लीवेज साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फिर उसके बाद इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होना चाहिए, इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स क्यों,
क्योंकि हमने जब इसमें फॉरेन डीएनए को इंटीग्रेट करके आरडीएनए बना दिया था, तो इस आरडीएनए को हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में करा था, वापस इसी बैक्टीरिया में करा था। और फिर इस बैक्टीरिया को अपन ने कहाँ ग्रो करा था, कल्चर मीडियम में। तो उस कल्चर मीडियम में यदि मान के चलो एंटीबायोटिक हो गया कहीं से, तो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उसमें रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए, मतलब वो एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव ना हो। अगर एंटीबायोटिक अगर आ गया तो वो एंटीबायोटिक के प्रति तो बैक्टीरिया सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। तो इसमें एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस जीन्स होना चाहिए, मतलब एंटीबायोटिक के प्रति वो प्रतिरोधी हो। फिर उसके बाद इसमें स्वतंत्र डीएनए रेप्लिकेशन करने की क्षमता होना चाहिए, मतलब जब हम इसे किसी भी होस्ट सेल के अंदर डालें तो इसका रेप्लिकेशन उस होस्ट के डीएनए के रेप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर निर्भर ना हो कि जब वो गुणन करे तब ये अपना आरडीएनए भी उस वेक्टर में अपन ने जिसमें अपन ने फॉरेन डीएनए को इंटीग्रेट करके आरडीएनए बनाया है, वो उस होस्ट के डीएनए पर भी ही निर्भर हो। तो इसका द्विगुणन मतलब इसका रेप्लिकेशन होस्ट के डीएनए से स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब इट्स रेप्लिकेशन शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द होस्ट डीएनए। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये सारे प्रॉपर्टी के अलावा इसमें न्यू मान के चलना जीन एक्सप्रेशन करने के लिए, मतलब इसमें जीन एक्सप्रेशन करने के लिए ओरिजिन साइड भी होना चाहिए। इसके अलावा इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम या और भी कोई एंजाइम जो जिसके कारण से ये जीन एक्सप्रेशन करके वो एंजाइम बना सके, वो एंजाइम के साइड भी होना चाहिए। तो ये सारे अगर गुण है, ये सारी प्रॉपर्टी अगर है, तो हम उसे आदर्श वेक्टर कहेंगे, हम उसे आइडियल वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। क्या क्या गुण होना चाहिए मैं आपको एक बार और शार्ट में समझा रहा हूं। पहला इसका आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन, मतलब इसका पृथक्करण और शोधन आसान और सरल होना चाहिए। इट्स आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन शुड बी सिंपल एंड इजी। इसका आकार और माप छोटा होना चाहिए। इट्स शेप एंड साइज शुड बी स्मॉल। तीसरा, इसमें एक से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के क्लीवेज साइट होना चाहिए। इट शुड हैव मोर देन 1 or 2 क्लीवेज साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होना चाहिए। इट शुड हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसके अलावा इसमें जो आपका इसका रेप्लिकेशन होस्ट के डीएनए के रेप्लिकेशन से स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अलावा इसमें रिपोर्टर और मार्कर जीन्स होना चाहिए, रिपोर्टर जीन भी हो और मार्कर जीन्स भी हो। ठीक है, और ये सारे गुण, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी पीबीआर 322 और पीयूसी प्लाज्मिड में होती है। इसलिए ये पीबीआर 322 और पीयूसी प्लाज्मिड ऐसा माना गया है कि सबसे पॉपुलर वेक्टर है आज की कंडीशन में। सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में जहां पर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके जीन क्लोनिंग की जाती है, तो पीबीआर 322 या पीयूसी प्लाज्मिड का ही यूज करते हैं। और दे इटसेल्फ प्रिपेयर्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये नेचुरल नहीं है, दे आर आर्टिफिशियल, मतलब इनको साइंटिस्ट लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है। पर बनाया कैसे? प्लाज्मिड से। उस किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकालकर उसमें नए जीन इनकॉर्पोरेट करके, कि जरूरी नहीं कि एक, जितने मैंने आपको एक सारे प्रॉपर्टी बताई, ये सारे पहले ये सारी प्रॉपर्टी एक प्लाज्मिड में नहीं थी, एक वेक्टर में नहीं थी, पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर साइंटिस्ट लोग पीबीआर 322 और पीयूसी प्लाज्मिड में लेकर आए। इसलिए इन प्लाज्मिड को हम लोग
सबसे आइडियल प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपका तैयार हुआ, जो कि आपको 3 नंबर या 4 नंबर में भी आ सकता है, या फिर 1 वर्ड में भी आ सकता है। पीबीआर 322 क्या है? तो पीबीआर 322 एक प्लाज्मिड वेक्टर है, ये याद रखना। और पीबीआर का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि पीबीआर का पूरा नाम क्या है, पीयूसी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपका एक एडिशनल क्वेश्चन हो गया। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि प्लाज्मिड जो शब्द है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो प्लाज्मिड जो शब्द है वो लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये इतने सारे आपके छोटे और बड़े क्वेश्चन ये आज आपके इस टॉपिक के अंदर कवर हुए। तो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।